नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्यार्थियों, इस हेडिंग को समझने से पूर्व हम आपको बता देते हैं पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति किस प्रकार से होती है। देखिए, ध्यान देंगे बोर्ड पर। इस हेडिंग को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो गति होती है उसे हम समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। ये हमारे पास में है सूर्य। हम सूर्य को स्थिर मानकर चल रहे हैं। किसको स्थिर मानकर? हालांकि सूर्य भी ब्रह्मांड में गति कर रहा है, बट जब पृथ्वी की गति की यदि हम बात करेंगे तब सूर्य को स्थिर अवस्था में मानते हुए पृथ्वी की गति का अध्ययन हम यहां पर कर रहे हैं। अब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। जैसे ये हमारे पास में है अपनी पृथ्वी, जिसके ऊपर आप लोग रह रहे हैं, हम रह रहे हैं। ये क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी इस निश्चित पथ के ऊपर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी यदि इस निश्चित पथ के ऊपर चक्कर लगाती है तो इस गति को हम कहते हैं परिक्रमी गति। कौन सी गति कहेंगे? परिक्रमी गति। पृथ्वी की कौन सी गति होगी? परिक्रमी गति। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है, उस गति को परिक्रमी गति कहा जाता है। पृथ्वी दो तरीके की गति करती है। एक स्वयं की अक्ष पर भी घूमती है, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे ये इसकी स्वयं की अक्ष है, यहां से गुजर रही, तो इस अक्ष के रेस्पेक्ट भी घूमती है। अपने जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव है उनसे गुजरने वाली रेखा के रेस्पेक्ट भी ये घूमती है। उस अक्ष के रेस्पेक्ट जो गति होती है उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे तो उस गति को हम परिक्रमी गति कहेंगे। क्या कहा जाएगा? परिक्रमी गति। क्लियर? ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब देखिए विद्यार्थियों, किसी परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पृथ्वी की भांति ही गति करता है। अर्थात ये हमारे पास में है कोई नाभिक। क्या है? सूर्य के स्थान पर यहां पर नाभिक आ जाएगा और पृथ्वी के स्थान पर यहां पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर अपने स्वयं के स्थान पर भी घूमता है। स्वयं के अक्ष से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट भी एक घूर्णन गति करता है। तो जो सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो वो दो तरीके की गति करती है, घूर्णन गति तथा परिक्रमण गति। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, अर्थात ये भी परिक्रमण गति करता है और घूर्णन गति भी करता है। स्वयं के अक्ष पर भी घूमता है तो ये घूर्णन गति भी करता है। तो पृथ्वी की भांति जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने प्रकार की गति करेगा विद्यार्थियों? दो प्रकार की गति करेगा। ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, यहां पर इस टॉपिक में हमें बताया हुआ है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? परिक्रमी इलेक्ट्रॉन है, अर्थात नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? परिक्रमी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परिक्रमी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। ये नील्स बोर ने कहा था अपनी परिकल्पना में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हालांकि बाद में सोमरफील्ड ने बताया कि जो कक्षाएं हैं वो दीर्घवृत्ताकार होती है, और बाद में तो पृथ्वी का भी यही पता चला कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर लगाती है। क्लियर? तो विद्यार्थियों, जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी स्वयं की अक्ष पर घूमती है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी स्वयं की अक्ष पर घूमता है। इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए, इस हेडिंग को समझ लीजिए। अब परिक्रमी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन की यहां पर आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे।
और उसका हम क्या देख रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसका हम क्या देख रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको याद दिला देता हूं यहां पर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण विद्यार्थियों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें स्मॉल एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये होता है किसी धारावाही कुंडली के लिए, उस धारावाही कुंडली में से बहने वाली धारा। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो, और प्रत्येक वायर में से I धारा बह रही है, तो उस कुंडली में से बहने वाली धारा हो गई NI, तथा उस कुंडली के क्षेत्रफल के गुणनफल से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं। तो हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये सब कुछ देखने वाले हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी धारा बह रही है, और ये जो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, तो धारा, स्वाभाविक सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं इट मीन्स आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, और जब आवेश प्रवाहित होते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, और धारा की जो डायरेक्शन है वो धनावेशों के प्रवाह की दिशा में या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में। इसको आप दिमाग में फिट बिठा लो, धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगा रहा है तो जो धारा बहेगी वो इधर बहेगी, तो डायरेक्शन एक दूसरे की विपरीत होगी धारा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की। क्लियर? तो विद्यार्थी, इतनी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां पर लेकर चलूंगा कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, जो कि नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। उस वृत्ताकार पथ की रेडियस हम स्मॉल r ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम m ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम v ले लेंगे। तो ये सब कुछ हम लेकर चलेंगे। उसके पश्चात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहां पर हम फाइंड आउट कर लेंगे विद्यार्थियों। अब बोर्ड पर फोकस रखिए। अब हम इसे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतनी देर तक तो मैंने यही समझाया, इसका बेसिक बता दिया, पीछे जो यूज में आया वो बता दिया है। अब इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहां पर देखिए कि यहां पर हम लेकर चलेंगे परिक्रमी इलेक्ट्रॉन और उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम फाइंड आउट करेंगे। तो विद्यार्थी, इसे आप समझ लीजिए कि ये हमारे पास में है नाभिक। ये क्या है, नाभिक है। इसका परमाणु क्रमांक Z है, और इस नाभिक के चारों ओर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इसके चारों ओर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो ये इसकी हम घूर्णन अक्ष लेकर चल रहे हैं। ये हमने क्या ले ली, इसके लिए घूर्णन अक्ष ले ली है। इसका जो पथ है वो देख लीजिए, ये हमने इसका पथ ले लिया है। ये हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन का पथ। इस पथ पर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये इसकी क्या है विद्यार्थियों, घूर्णन अक्ष है। एक बार डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। ये घूर्णन अक्ष है। यहां पर ये मैं दिखा देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, v वेग से चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है स्मॉल m के बराबर, और इसके पथ की जो रेडियस है वो है स्मॉल r के इक्वल। देखो एक बार इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे पास में है एक नाभिक, और इस नाभिक के, ये नाभिक है, इसके नाभिक के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक स्मॉल m द्रव्यमान वाला इलेक्ट्रॉन v वेग से गति कर रहा है। क्लियर? यहां तक ये समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं इसको पुट कर देता हूं कि माना एक स्मॉल m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, माना स्मॉल m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार पथ पर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है।
चक्कर लगा रहा है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो हम v कंसीडर कर लेते हैं। द्रव्यमान हमने कितना लिया, स्मॉल m, रेडियस कितनी ली इस वर्ताकार पथ की, स्मॉल r। इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो हम कंसीडर कर लेते हैं v। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग v है। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग कितना है, v है। विद्यार्थियों इतना तो समझ में आ गया कि स्मॉल m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चक्कर लगा रहा है। ये इसकी घूर्णन अक्ष है जो कि इसकी नाभिक से होकर गुजर रही है। तो ये आप लोगों को ये जो मैंने यहां पर दिखाया है ये क्या है, इसकी नाभिक है। ये है नाभिक और ये है वृत्ताकार पथ। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन किसी पथ पर गति करता है तो जब इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है तो धारा का भी प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है यहां पर, इसका मतलब है कि धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण से प्रवाहित होने वाली धारा हम यहां पर देख लेते हैं। विद्यार्थी इस इलेक्ट्रॉन को हम परिक्रमी इलेक्ट्रॉन यहां पर कहेंगे। इस परिक्रमी इलेक्ट्रॉन, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन, इस परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, तो देखिए धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टे में समय। आवेश बट्टे में समय। मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, आवेश के रूप में हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो है -e। चाहे तो आप माइनस में e पुट कर दें या इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण यहां पर पुट कर दीजिए। और मैं यहां पर जो समय है वो एक चक्कर ले लेता हूं कि एक पूरा चक्कर लगा रहा है। तो उस एक चक्कर में लगने वाला जो समय है उसको कैपिटल T से लिख देते हैं। और ये जो कैपिटल T है वो है इस वृत्ताकार पथ का आवर्तकाल, या इसको हम परिक्रमण काल कह सकते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल होता है। इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल इसे हम कह सकते हैं। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं विद्यार्थियों। इलेक्ट्रॉन का जो आवर्तकाल है या इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल, इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल जिसे हम कैपिटल T से पुट करें। देखो समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बट्टे में वेग पुट कर सकते हैं, दूरी बट्टे में वेग। अब देखिए ये जो समय है वो है पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय, और पूरा एक चक्कर लगाने में लगा जो समय होता है उसको हम आवर्तकाल कह रहे हैं, कैपिटल T से पुट कर रहे हैं। विद्यार्थियों पूरा एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की जाएगी, यदि स्मॉल r त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है तो उसकी परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी परिधि के इक्वल दूरी तय कर लेगा। यहां पर स्मॉल r त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है तो पूरा एक चक्कर लगाने में तय की दूरी परिधि के बराबर 2πr के बराबर होगी। तो यहां पर दूरी तो कितनी आ जाएगी, 2πr, और वेग यहां पर कितना है, v। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण हमने 2 दे दिया है। समीकरण 2 को उठाकर हम समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 को हम किस में पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, I बराबर ई तो एजडीज पढ़ाई है। अब देखो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, टी का जो मान है वो कितना है, 2πr अपॉन में v। तो 2πr अपॉन में v, तो v कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो I बराबर क्या आ गया, ev अपॉन 2πr आ गया। एक बार देख लीजिए इस फॉर्मूले को, I बराबर आ गया ev अपॉन में 2πr।
इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 दे दिया है हमने इसको। विद्यार्थियों अब आप देख लीजिए इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, जो एक वृत्ताकार पथ बना रहा है, तो यहां से एक धारावाही लूप हो गया। ये जो मैंने कक्षा यहां पर दिखाई है, ये एक तरीके से यहां पर किसकी भांति काम कर रहा है, धारावाही लूप की भांति काम कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है, तो ये एक धारावाही लूप हो गया। तो यहां पर वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, या इस धारावाही लूप का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉन की कक्षा का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉन की कक्षा का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल यहां पर वृत्ताकार है, और वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है विद्यार्थियों, पाई आर स्क्वायर होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम कक्षीय इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, देखो विद्यार्थियों इसे ही समझना है। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 यहां तक फाइंड आउट कर लिया, तो 3 और 4 यहां पर काम में आएगी। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हमने स्मॉल m बराबर NIA से लिखा। ये फॉर्मूला अभी मैंने इस वीडियो के शुरू में बता दिया। स्मॉल m बराबर किसके होता है, स्मॉल m बराबर NIA, n यहां पर फेरों की संख्या, तो यहां पर n का मान कितना है, देखो स्मॉल m को इस स्थान पर तो हम म्यू एल पुट करेंगे। देखो पहला काम तो यही समझ लीजिए, स्मॉल m के स्थान पर तो क्या पुट करेंगे, म्यू एल पुट करेंगे। क्यों, ये एल है वो कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बताएगा। म्यू एल का मतलब क्या है, कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसके अलावा यहां पर n बराबर कितना है, n बराबर है 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर हम चल रहे हैं, तो n बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर i का मान ये रहा, फिर a का मान ये रहा। तो हम इस इक्वेशन के अंदर m बराबर तो म्यू एल जो कि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, i बराबर समीकरण 3 से, a बराबर समीकरण 4 से वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। यहां पर अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो विद्यार्थी मैं यहां से इसको एक बार हटा देता हूं, क्योंकि हटाना ही उचित रहेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम म्यू एल से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा, म्यू एल से लिखा जाएगा। देखिए म्यू एल बराबर क्या आ जाएगा, NIA फॉर्मूला होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, NIA। स्मॉल m बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, NIA। तो m के स्थान पर तो म्यू एल, n के स्थान पर आ गया 1, i की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट की है, EV अपॉन 2 पाई r। ये वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट की है। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है पाई r स्क्वायर। देखो पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r भी कैंसिल हो गया। यहां पर म्यू एल बराबर इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना निकल कर आ रहा है, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो EVR रह गया, EVR बट्टे में क्या रह गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r ये कैंसिल हो गया, 2 रह गया, तो EVR बट्टे में 2 हमारे पास में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया है
इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। अब इसे हम अन्य फॉर्म में भी पुट कर देंगे। देखिए अलग अलग फॉर्म है इसकी, तो एक फॉर्म तो हमारे पास में है, बोर की परिकल्पना से हम फाइंड आउट कर देंगे, इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोणीय संवेग क्या होता है उसके पदों में इसको हम पुट कर देंगे। तो पहले दोनों में से कोई सा एक देख लीजिए। हम जानते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? L से लिखा जाता है। किससे लिखा जाएगा? L से mvr के बराबर होता है। किसके तुल्य होगा? mvr के। तो यहां से vr की वैल्यू निकाल लूं मैं, तो vr बराबर कितना आ जाएगा? v इंटू आर बराबर L बट्टे में m। L बट्टे में m आ गया। vr बराबर क्या आ गया? L बाई m। तो यहां पर तो म्यू एल बराबर क्या आ गया? म्यू एल बराबर ई बट्टा 2 तो पढ़ा ही है, ई बट्टा 2 तो पढ़ा ही है, फिर एल बाई एम, तो ई बट्टा 2 एल बाई एम। तो ये हमारे पास में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य सूत्र आ चुका है। ये भी काम का सूत्र है, ई एल बट्टे में 2m। ध्यान से रखेंगे, दिमाग में फिट बिठा लीजिए इसे विद्यार्थी, इतना तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब इसको यदि हम सदिश रूप में लिखें, इसको हम किस रूप में लिखें? सदिश रूप में। तो सदिश रूप में देखिए क्या लिख सकते हैं? म्यू एल बराबर म्यू एल वेक्टर, क्योंकि ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये भी एक सदिश राशि है। म्यू एल बराबर माइनस में ई बाई 2m एल वेक्टर, ये हमारे पास में इसका सदिश रूप आएगा। देखो इसमें ये जो नेगेटिव साइन है वो क्यों आया है, क्यों लगाया है, वो समझ लेना है। ये जो एल है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, और ये जो म्यू एल है वो धारा की दिशा पर डिपेंड करता है। तो इसमें देखो पहले तो मैं एल की डायरेक्शन बताता हूं आपको। एल जो कैपिटल एल आपको दिख रहा है, कोणीय संवेग दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगा रहा है, तो द्रव्यमान इधर चक्कर मेरी अंगुलियों की दिशा में चक्कर लगा रहा है, तो अंगूठा किधर? ऊपर की ओर। तो एल की डायरेक्शन रहेगी ऊपर की दिशा में। ये तो किसकी दिशा है? एल वेक्टर की दिशा है। क्लियर? अब देखो जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाता है तो धारा उसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, धारा उसकी विपरीत दिशा में। तो अब की बार धारा की दिशा में यदि आप जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन किधर आएगी? अंगूठा किधर चला जाएगा? नीचे की ओर चला जाएगा। ये इधर है म्यू एल। तो विद्यार्थियों एल ऊपर की ओर, तो म्यू एल किधर रहेगा? नीचे की ओर रहेगा। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में रहेंगे, इसलिए यहां पर ये नेगेटिव साइन आया है। तो यहां ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? यहां ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, यहां से मैं यदि इसको इस तरीके से लिख दूं कि म्यू एल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बट्टे में कैपिटल एल, तो इस अनुपात को हम कहते हैं घूर्ण चुंबकीय अनुपात। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग का जो अनुपात है उसको क्या कहा जाता है? घूर्ण चुंबकीय अनुपात। तो यहां से घूर्ण चुंबकीय अनुपात किसके बराबर आएगा? E बाई 2m के बराबर आएगा। E की वैल्यू कितनी होती है? E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 द पावर -19, 2 गुणा में m की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 द पावर -31। यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे
तो हमारे पास में देखिए इसकी वैल्यू आएगी 8.8 गुणा 10 की घात प्लस में 10 कूलाम प्रति किलोग्राम। देखो ये वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो इसका मात्रक तो हो गया कूलाम, इसका मात्रक हो गया किलोग्राम, तो कूलाम प्रति किलोग्राम में इसकी वैल्यू आएगी 8.8 गुणा 10 की घात 10। इसे हम घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? घूर्ण चुंबकीय अनुपात इसे हम कहते हैं। घूर्ण चुंबकीय अनुपात इसे कहा जाता है। घूर्ण चुंबकीय अनुपात इसको हम बोलेंगे। अब विद्यार्थियों हम बोर की परिकल्पना से इसको हम अन्य फॉर्म में भी पुट कर देते हैं। एक दूसरी फॉर्म में इसे हम पुट करेंगे तो देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है। विद्यार्थियों परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण म्यू एल बराबर हमने फाइंड आउट कर लिया है E/2m इंटू में एल, ये हमने निकाल लिया है। अब इसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बोर मॉडल से इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। हम जानते हैं बोर की द्वितीय परिकल्पना से। विद्यार्थियों क्या आपने बोर की परिकल्पना पढ़ी है? कक्षा 11 में आपने केमिस्ट्री में इस परिकल्पना को पढ़ा है, कक्षा 12 में फिजिक्स में भी आप इस परिकल्पना को पढ़ेंगे, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एटम वाला जो चैप्टर है उसमें इसका हम अध्ययन करेंगे। बोर की द्वितीय परिकल्पना से हम क्या जानते हैं? द्वितीय परिकल्पना से दूसरी परिकल्पना हमें क्या कहती है? L बराबर होता है NH/2π। NH/2π। देखो n है इलेक्ट्रॉन की कक्षा या कक्षीय क्वांटम संख्या भी इसे हम कह सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगी। h यहां पर प्लांक नियतांक है और इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो H/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो इसकी वैल्यू उठाकर यदि हम यहां पर पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? म्यू एल बराबर E/2m इंटू में एल की वैल्यू कितनी है? NH/2π। तो फाइनली इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या निकल कर आएगा? म्यू एल बराबर तो देखो क्या निकल कर आ रहा है? n इंटू में हमारे पास में आ गया EH 2 गुणा 2 4 हो गया, 4πm। ये हमारे पास में म्यू एल की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है? म्यू एल का मान प्राप्त हो चुका है। देखिए जहां n बराबर है 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू है। h यहां पर है प्लांक नियतांक, इसका मान 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। विद्यार्थियों यदि हम पहली कक्षा की बात करें कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा में चक्कर लगाता है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? पहली कक्षा में क्या होगा? n बराबर 1 लेने पर, n बराबर हम कितना ले लेंगे? 1, तो म्यू एल बराबर कितना आएगा? देखिए n बराबर 1 ले लिया, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19, h का मान 6.62 गुणा 10 की घात -34 बट्टे में 4 गुणा 3.1 4 गुणा m का जो मान होता है वो होता है विद्यार्थियों 9.1 इंटू 10⁻31। ये इसकी वैल्यू आएगी। और देखिए इसका मान 9.27 इंटू 10⁻24, इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका मान प्राप्त होगा। और इसको हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन।
इसे क्या कहा जाता है? इस स्थिति में इसे क्या कहा जाएगा? पहली कक्षा का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। बोर मैग्नेट्रॉन एक ही है। बोर मैग्नेट्रॉन का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसकी प्रथम कक्षा में, पहली कक्षा में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, कहलाता है। विद्यार्थियों, ये था किसी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। हमने इसके अलग अलग फॉर्मूले देखे। पहला फॉर्मूला हमने देखा EV/r बट्टे में 2। यदि आपको वेग त्रिज्या की टर्म्स में चाहिए तो म्यू बराबर हमें मिला था EV/r बट्टे में 2। कोणीय संवेग के पदों में चाहिए तो ये हमारे पास में आ गया म्यू बराबर E/2m × L। और यदि आपको n मतलब जो कक्षीय क्वांटम संख्या है उसके पदों में चाहिए तो ये हमारे पास में आ गया ये वाला n × EH/4πm। और इसके साथ में इस वीडियो में आपको ध्यान रखना है बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, अर्थात कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 9.27 × 10⁻24 एम्पीयर × मीटर स्क्वायर होता है, जिसे बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। इसके साथ में आपने इस वीडियो में देखा म्यू एल बट्टे में एल का अनुपात जो कि 8.8 × 10 कूलाम प्रति किलोग्राम प्राप्त हुआ था, घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अब इस चैप्टर का एक वीडियो और शेष रहा है, अंतिम वीडियो शेष रहा है जो कि आप कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।